नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। पिछली वीडियो में हमने बात करी थी करंट अफेयर्स से जुड़े कुछ सवालों के बारे में जो आप सभी के लिए आगामी एग्जाम में महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाले हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइंस से जुड़े कुछ सवालों के बारे में जो आगामी परीक्षा जैसे पीईटी हो गया और अन्य एग्जाम में आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो मैं छोटा सा प्रयास आप सभी के सामने लेकर आ रहा हूँ। तो अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो कैसी लगी लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, अपना रेस्पॉन्स जरूर देना आप सभी को। बोर्ड की व्यवस्था अभी नहीं है तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना प्लीज़। एक क्वेश्चन आता है आप सभी का साइंस में भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को लेकर। कई बार ये सवाल जो है आप सभी से पूछा जाता है। तो इसका सिंपल सा लॉजिक है आप सभी के लिए, जो आप सभी मुझे सुन रहे हैं नोट करते चलेंगे थोड़ा सा। इसका सिंपल सा लॉजिक है, अगर हम एक बार कोई चीज़ की क्रिया करी या एक चीज़ का हमने किसी भी चीज़ का प्रयोग किया, अगर उस प्रयोग करने के बाद वो चीज़ नष्ट हो जाती है एक तरीके से, या हम उस चीज़ को दोबारा उसी रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। एक चीज़ हमने यूज़ करी, यूज़ करने के बाद में अगर उसका हम रीयूज़ करके अगर हम उसी रूप में अगर हम उसे प्राप्त नहीं कर पाए तो वो परिवर्तन, ठीक है, वो परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन होता है। अन्यथा अगर हम किसी चीज़ का प्रयोग करने के बाद में जैसे हम उसी रूप में दोबारा प्राप्त कर लें तो वो परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है। एग्जाम्पल के द्वारा समझेंगे। पानी का चीनी का मिश्रण, पानी का चीनी में मिश्रण, ठीक है, यह भौतिक परिवर्तन में आता है। अगर पानी में चीनी आप लोगों ने मिला ली तो उसको हम बाद में पानी और चीनी अलग अलग कर सकते हैं क्रियाओं द्वारा, ठीक है। उसके बाद में रासायनिक परिवर्तन में बात करूं, हवा में चांदी के बर्तनों का काला होना। अगर एक बार जो चांदी के बर्तन है वो काले हो गए, उनको आप कभी चांदी की तरह दोबारा सफ़ेद नहीं कर सकते। एक बार दूध से दही बन गया तो आप दही से दोबारा दूध नहीं बना सकते। ठीक है साथियों, समझे कुछ। किसी भी चीज़ का अगर हम यूज़ करेंगे, यूज़ करने के बाद में देखेंगे कि हम अगर चाहें दोबारा उसी अवस्था में उस वस्तु को लाना, ठीक है, तो नहीं आ पाएगी। तो ये तो हो गया रासायनिक परिवर्तन। अगर दोबारा उसी अवस्था में आ गई तो वो हो गया भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन का सबसे अच्छा उदाहरण है मोमबत्ती का पिघलना। अगर मोमबत्ती को हम जला देंगे तो मोम मोम बूंद बूंद टपक कर वो नीचे आ जाता है, ठीक है, और उस मोम को हम रीयूज़ कर सकते हैं और दोबारा मोम बना सकते हैं। तो साथियों, कैसे लगे ये सवाल, ठीक है। अभी चलते हैं अगले तरफ। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आप सभी को, आप सभी से सब जो ऐसे परीक्षाएं चलती हैं या एग्ज़ाम होते हैं तो आप सभी से एक सवाल पूछा जाता है कि डीजल और पेट्रोल, डीजल पेट्रोल आप सभी अपनी गाड़ी में डलवाते होंगे, ठीक है, यूज करते होंगे। तो डीजल की गुणवत्ता किस चीज़ से मापते हैं और पेट्रोल की गुणवत्ता किस चीज़ से मापते हैं। तो आज मैं बताता हूँ आप सभी को। डीजल की गुणवत्ता नापी जाती है C10 संख्या से और पेट्रोल की ऑक्टेन संख्या से। अब इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आप सभी को। डीजल, डीजल का प्रथम अक्षर शुरू होता है डी से, लेकिन हम नापेंगे किस चीज़ से, C10 से। सी का C10 सी, तो सी के बाद में डी आएगा, यानी C10 संख्या से या C10 नंबर से हम डीजल की गुणवत्ता चेक करते हैं। उसके बाद आते हैं पेट्रोल पर। पेट्रोल में हम ऑक्टेन नंबर से हम पेट्रोल की गुणवत्ता नापते हैं। ऑक्टेन नंबर से हम पेट्रोल की गुणवत्ता नापते हैं। ऑक्टेन का प्रथम अक्षर आता है ओ और पेट्रोल का शुरू का अक्षर आता है पी। तो ओ के बाद में क्या आता है तुरंत, पी। तो ओ पी सी डी, C10 डीजल, ऑक्टेन पेट्रोल। समझे। इसी क्रम में आगे चलते हैं। एक सवाल पूछा जाता है अम्लों का राजा। क्वेश्चन आ गया आपके पेपर में, अम्लों का राजा किसको कहते हैं। तो आप क्या जवाब देंगे। 3-4 उसमें सूत्र बने हुए होंगे तो आप सभी बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4। H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल अम्लों का राजा होता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। थोथा, आपसे जैसे आगामी परीक्षाओं में पूछा जाएगा कि थोथा, थोथा भी 3-4 प्रकार के होते हैं। नीला थोथा, हरा थोथा और लाल थोथा, इनके अलग अलग सूत्र होते हैं, ये सभी आप नोट कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूँ नीला थोथा। नीला थोथा का दूसरा नाम है हरा कशिश। हरा कशिश को कहा जाता है CuSO4 कॉपर सल्फेट, ठीक है। अब बात आती है हरा थोथा। हरा थोथा का मतलब होता है FeSO4 फेरिक सल्फेट। इसके बाद बारी आती है लाल थोथा, COSO4 COSO4, ठीक है। तो ये नोट कर लेंगे थोथा से संबंधित। आगे चलते हैं।
रासायनिक अभिक्रिया, अगर किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें कौन प्रभावित होता है, ठीक है, कौन अपनी जगह से विचलित होता है। आपको ऑप्शन में दिए जाएंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन, ठीक है। तो आपका आंसर होना चाहिए इलेक्ट्रॉन। कोई सी भी रासायनिक क्रिया हो रही है या कोई सी भी क्रिया हो रही है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रभावित होते हैं, बाकी अपनी जगह जैसे चक्कर काट रहे हैं, जैसे घूम रहे हैं, ठीक है, जो केंद्र में है वो सब वहीं रहते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से प्रभावित हो जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दो तत्वों के परमाणु क्रमांक समान है तो उसको क्या कहा जाता है। दो परमाणु तत्वों के परमाणु क्रमांक अगर समान है उसको क्या कहा जाता है, आइसोटोप, ठीक है। उसको समस्थानिक भी कहते हैं हम। अगर परमाणु क्रमांक समान है उसको समस्थानिक कहेंगे, और उसको अगर इंग्लिश में बात की जाए तो आइसोटोप, ठीक है। एक और क्वेश्चन आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूँ, हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका सिंपल सा ही आंसर है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, ठीक है, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1 का मतलब होता है प्रोटेनियम, 1H2 का मतलब होता है ड्यूटेरियम और 1H3 का मतलब होता है ट्राइटेनियम, ठीक है। अब मैं ड्यूटेरियम के बारे में बात करूंगा। ड्यूटेरियम का मतलब होता है D2O। D2O भारी जल। भारी जल की खोज किसने करी थी, यूरे ने। क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालते हैं और कहते हैं ना कि जो, मैं तो टीचर नहीं हूँ अभी, लेकिन हाँ जो टीचर हमें पढ़ाते हैं, मैं उसका थोड़ा सा मैं बता दूं आप सभी को। टीचर एक क्वेश्चन ले आए तो जरूरी नहीं कि वो क्वेश्चन आ जाए, लेकिन हाँ टीचर जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसकी थ्योरी बता रहे हैं उस पर जरूर ध्यान दीजिए, ठीक है, वहां से क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मैंने बताया ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम तो हाइड्रोजन के दूसरा समस्थानिक है, 1H2 ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम का मतलब ड्यूटीयू। D2 होता है भारी जल। भारी जल की खोज किसने करी, यूरे ने। भारी जल का प्रयोग कहाँ होता है, मंदक के रूप में, ठीक है। जो बड़ी बड़ी भट्टियाँ चलती हैं उनमें मंदक के रूप में D2O ड्यूटेरियम भारी जल का प्रयोग किया जाता है। अब क्वेश्चन आते हैं, कुछ रोगों में किस प्रकार के आर्सेनिक का, किस प्रकार की चीज़ों का उपयोग किया जाता है, ठीक है, उनकी जांच करने में। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आर्सेनिक AV74 का प्रयोग ट्यूमर की जांच में किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ट्यूमर की जांच करने के लिए किस आर्सेनिक का प्रयोग किया जाता है, तो AV74, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे आप। अब बात करते हैं, कैंसर के उपचार के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है। आप सभी के ऑप्शन में दिए रहेंगे, कई सारी चीज़ें दी रहेंगी, लेकिन आपका सवाल का सही जवाब होना चाहिए कोबाल्ट 60, CO60 आपका सही जवाब है, ठीक है। गामा किरणें भी कैंसर की जांच में प्रयोग की जाती हैं, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो होगा कोबाल्ट 60, ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से आप उसको टिक करेंगे। उसके बाद आती है थायराइड। कैंसर हो जाता है थायराइड में। थायराइड कैंसर के उपचार में किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, तो I131 यानी आयोडीन का प्रयोग थायराइड में, थायराइड कैंसर के उपचार में प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं, किसी भी व्यक्ति, मान लो मैं हूं आप हो, तो किसी भी व्यक्ति की कमी हो गई, यानी शरीर कम रह गया, या किसी के शरीर में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, तो वृद्धि में एवं कमी में कौन सहायक होते हैं, हार्मोन्स। प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, बहुत सारी चीज़ें दे दी जाएंगी आप सभी को, लेकिन आप सभी का जो सही जवाब होगा वो होगा हार्मोन्स। किसी भी व्यक्ति की कमी या वृद्धि में कौन सहायक होता है, हार्मोन्स। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। एक हार्मोन्स का नाम है लव हार्मोन्स। आपको से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, इनमें से कौन सा लव हार्मोन्स है, ठीक है, तो आपका सही जवाब होना चाहिए ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन लव हार्मोन्स होता है। यह किसी व्यक्ति को या किसी अपने पसंदीदा वस्तु को चूमने से, उसे गले लगाने से, उसे हक करने से उत्पन्न होता है, ठीक है। तो लव हार्मोन्स ऑक्सीटोसिन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है, DNA कहाँ पाया जाता है। आपसे मैच करने के लिए दे सकता है, ठीक है, या किसी प्रकार से और भी पूछ सकता है, लेकिन हाँ मेन क्वेश्चन है DNA कहाँ पाया जाता है। क्वेश्चन की प्रकृति चेंज हो सकती है, लेकिन आपको ध्यान रखना है DNA कहाँ पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में, लवक में और नाभिक में। मनुष्य शरीर में, इन मनुष्य या प्राणी कहेंगे, प्राणी शरीर में सिर्फ 3 जगह के अलावा चौथी जगह DNA नहीं पाया जाता है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया में, लवक में और नाभिक में। इस चीज को आप नोट कर लेंगे, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे मनुष्य शरीर में या किसी प्राणी में, ठीक है, DNA कहाँ पाया जाता है, तो आप सभी के सवाल जो है उसका जवाब होगा माइटोकॉन्ड्रिया में, लवक में और नाभिक में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है। रक्त के बाद रक्त प्लाज्मा जो होता है उसमें प्लाज्मा में जल की मात्रा कितनी होती है।
तो प्लाज्मा में जल की मात्रा होती है 92%। 90 के एबव में अगर आपके ऑप्शन में सवाल में अगर ऑप्शन दिए हैं तो आप 90 एबव में आंसर टिक कर सकते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। वैसे इसका करेक्ट जवाब है 92% जल होता है, बाकी 8% अन्य चीज़ें होती हैं ना प्लाज्मा में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं? सबसे पहला सवाल तो यही है, ठीक है। तो मैं आप सभी को बता दूं, मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। जैसे हम खाना खाते हैं, खाना खाते समय लार जो आती है हमारे मुंह में, जो सलाइवा बोलते हैं, तो सलाइवा तीन जोड़ी सलाइवा होते हैं हमारे अंदर, ठीक है। 3 जोड़ी में अगर मैं बात करूं, लार में जल, एक क्वेश्चन और बन जाता है यहीं से, लार में जल कितने % पाया जाता है? तो 99% जल पाया जाता है लार में, ठीक है। लार में एंजाइम भी पाए जाते हैं। एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं, टाइलिन और लाइपेज। अब क्वेश्चन आता है टाइलिन का क्या कार्य है और लाइपेज का क्या कार्य है, ठीक है। टाइलिन का कार्य होता है, यहीं से ना जब लार सलाइवा मिलता है हमारा भोजन में, तो यहीं से पाचन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो टाइलिन का काम होता है पाचन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना। लेकिन लाइपेज, लार में एक और एंजाइम पाया जाता है लाइपेज। लाइपेज का क्या कारण होता है? दुर्भाग्यवश हम माइनर नहीं, माइक्रो किस्म के जो बैक्टीरिया, जीवाणु, विषाणु जो हम खाते हैं भोजन के द्वारा या सांस लेते हैं उसके द्वारा, ठीक है, तो वो हमारे पेट में ना चले जाएं, तो उसको मारने का जो काम करता है वो लाइपेज करता है। कहने का मतलब ये यूँ कह लीजिए, जीवाणुओं को मारने का काम जो करता है वो लाइपेज करता है। टाइलिन का काम होता है भोजन में जो पाचन की क्रिया है उसको आगे बढ़ाना, ठीक है, समझे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आप सभी को पता होगी कि मनुष्य का जो बीपी होता है वो मैक्सिमम 120 और न्यूनतम 180 होता है। इसके विपरीत एक सवाल है, मनुष्य में कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है? बीपी का सामान्य स्तर तो आप सभी को पता है, ठीक है। क्वेश्चन अगर आ जाए कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर क्या होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? तो कोलेस्ट्रॉल का सामान्य स्तर होता है मैक्सिमम, न्यूनतम 140 और मैक्सिमम 180। यानी जो हाई लेवल है उसका वो 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और न्यूनतम जो है वो 180 से भी कम नहीं होना चाहिए। इसमें उल्टी चीज़ है, यानी कोलेस्ट्रॉल हमारे शरीर में कम से कम होना चाहिए। कम से कम का मतलब 140 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 180 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो लो लिमिट होती है वो 180 और मैक्सिमम 140। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, यकृत के बारे में। हम दवा खाते हैं, कुछ व्यक्ति दारू भी पीते हैं, ठीक है, अल्कोहल कह लीजिए। अल्कोहल एवं दवा का पाचन हमारे शरीर में कहाँ होता है? अल्कोहल एवं दवा का अवशोषण कहाँ होता है? आमाशय में। बहुत सारी चीज़ें, जैसे भोजन खाते हैं हम तो छोटी आंत में संपूर्ण पाचन होता है, पाचन मुख गुहा से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन दवा एवं अल्कोहल का पाचन आमाशय में होता है। तो अगर मैं तुम्हें टेक्निकली रूप से बताऊं कि कोई व्यक्ति जैसे मर जाता है, डेथ हो जाती है उसकी किन्हीं कारणों से, तो जब उसका पोस्टमार्टम होता है तो पोस्टमार्टम में उसके आमाशय को चेक किया जाता है कि ये कोई दवाई खा के तो नहीं मरा है या ज़्यादा अल्कोहल पी के तो नहीं मरा है, ठीक है। तो पोस्टमार्टम में आमाशय जरूर चेक होता है। पोस्टमार्टम प्रक्रिया जो होती है उसमें चेक होता है कि दवाई खा के तो नहीं मरा है, कोई वैसी चीज़ से तो नहीं मरा है, ठीक है। तो दवा एवं अल्कोहल का अवशोषण या पाचन कह लीजिए वो कहाँ होता है? आमाशय में। बहुत सारे ऑप्शन दे रहेंगे, यकृत दे रहा है आपको, बड़ी आंत, छोटी आंत, बहुत सारी चीज़ें दे रखी होंगी, लेकिन आपका सही जवाब होना चाहिए आमाशय, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है परम शून्य ताप। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। परम शून्य ताप क्या है, या कितने डिग्री पर या कितने केल्विन में परम शून्य ताप होता है? -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री केल्विन परम शून्य ताप है। -273 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 केल्विन परम शून्य ताप होता है। इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा या विशिष्ट ऊष्मा किसमें सबसे ज़्यादा होती है? तो मैं आप सभी को बता दूं, सर्वाधिक विशिष्ट ऊष्मा किसकी होती है? गैस की होती है, उसके बाद द्रव की, उसके बाद ठोस की। यानी यूँ कह लीजिए सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा गैस में, उसके बाद द्रव में और सबसे कम ठोस में होती है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आता है भविष्य का ईंधन। भविष्य का ईंधन में आप नोट कर लेंगे हाइड्रोजन। भविष्य का ईंधन हाइड्रोजन। बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे आप सभी को, लेकिन भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। साथियों, कैसा लगा मेरा प्रयास कमेंट करके जरूर बताना।
आज की वीडियो में बस इतना ही, और वीडियो में आप लास्ट तक बने रहे हों और वीडियो आपको पसंद आई हो। मैं मानता हूँ मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ और मेरे को भी इतनी चीज़ें नहीं पता है, लेकिन अगर आपका रेस्पॉन्स अच्छा रहा और आपका प्यार बना रहा तो मैं आपके लिए छोटे छोटे सेशन मैं ज़रूर लाता रहूँगा, ये मेरा वादा है आपसे भी। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक को नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।